स्वागत है आपका आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आशीष राज पुरोहित। हम लैब असिस्टेंट एस्पिरेंट के लिए रसायन विज्ञान से संबंधित नंबर ऑफ क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमने 3 भाग डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 4 डिस्कस करेंगे। चौथा भाग है, इसमें आज हम पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ यानी अम्लीय सामर्थ्य। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2018 लैब असिस्टेंट में पूछा गया। हालांकि हम किसी भी कंपाउंड की अम्लीयता या क्षारीयता ज्ञात करने के लिए अलग अलग रूल या अलग अलग नियमों को पालित करते हैं। हालांकि हम जब केमिस्ट्री के एक पर्टिकुलर ब्रांच है जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम, यदि उसको हम पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपने अपने मत दिए अम्ल और क्षार से रिलेटेड, जिसमें हम पढ़ते हैं आर्हेनियस का सिद्धांत, ओस्टवाल का सिद्धांत, ब्रोंशे-लोरी का सिद्धांत। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड यदि साइक्लिक कंपाउंड या नॉन साइक्लिक कंपाउंड आए, उनकी अम्लीयता या क्षारीयता हम कैसे ज्ञात करते हैं उसको आज हम सीखेंगे। और इसके भी यहाँ पर एक क्वेश्चन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड 2016 में पूछा गया था। चलो आ जाओ। अम्लीय एसिडिक स्ट्रेंथ या अम्लीय सामर्थ्य। नॉर्मली बेसिक तौर पे हम बोलते हैं अम्लीय सामर्थ्य। अम्ल क्या होते हैं? जो प्रोटॉन देते हो या H+ देते हो। तो मैंने यहाँ लिखा है प्रोटॉन या H+ दान करने की प्रवृत्ति अपने आप में एसिडिक स्ट्रेंथ कहलाती है। और हमें यदि पर्टिकुलर किसी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है तो हम ज्ञात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एनायन या कॉन्जुगेटेड बेस। उससे पहले मैंने लिखा है Ka/pKa। यदि आपके पास 2-3 कंपाउंड दिए, 3 दिए, ABC दिए हुए, जिसमें से आपको डायरेक्टली दिया हुआ है कि ए कंपाउंड का Ka 5 है, B का 10 है और C का 2 है, तो आप ABC में बता सकते हो किसकी अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा होगी। तो सीधी बात है, अम्लीय सामर्थ्य Ka के समानुपाती होती है। Ka होता है अम्ल का वियोजन स्थिरांक, यानी जिस अम्ल का वियोजन स्थिरांक ज्यादा होगा उसकी अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगी। तो सर इन तीनों में B का जो Ka है वो सबसे ज्यादा है। इस कारण B अपने आप में एक अच्छा अम्ल है तुलनात्मक A और C से। और अम्लीय सामर्थ्य pKa के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बेसिकली देखो, यदि आपको पर्टिकुलर कोई एलिमेंट दिए जाए और पीछे उनके बराबर में लिखा जाए कि इसका Ka इतना है, तो आप अम्लीय सामर्थ्य Ka के समानुपाती करके ज्ञात करोगे। यदि pK दिया जाए तो आप उसका व्युत्क्रमानुपाती करोगे। मैंने वैसे बेसिकली ये 5, 10, 2 लिखा, उसमें आपके pK से रिलेटेड लिखा होगा 2 × 10⁻⁻⁵ -6 -7 ऐसे करके लिखा हुआ होगा। तो पहली कंडीशन इसके भी यहाँ पर आप एसिडिक स्ट्रेंथ जा सकते हो। सेकेंडली है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ये सर क्या है? बेसिकली कोई भी कंपाउंड अपन लेते हैं तो उसमें हम एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए पहली चीज देखते हैं कि उसमें हम H+ निकालें। H+ निकालने के बाद जो एनायन बचेगा, पर्टिकुलर मैं एग्जाम लेता हूं, मेरे पास है CH3OH। मैं कह रहा हूं मैं इससे H+ निकाल दे रहा हूं -H+, तो पीछे क्या बचेगा? CH3O नेगेटिव, हाँ है ना। अब जैसे ही इस मेथेनॉल ने H+ त्यागने के बाद जो ये इसका एनायन बना है, इस एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा है तो वो उतना अपने आप में तगड़ा अम्ल है। तो वो सर कैसे स्टेबिलिटी यहाँ पे कैसे? सीधी बात है भाई जी, H+ त्यागने के बाद जो एनायन बचा वो तगड़ा है, स्टेबल है। जितना वो अकेला स्टेबल रहेगा, इसका मतलब उस सॉल्यूशन में H+ उतने आराम से फ्री रहेंगे। H+ त्यागने के बाद जो पीछे एनायन बना वो अपने आप में मजे से बैठा है कि मैंने त्याग दिया फिर भी मैं मजे से बैठा हूं, मुझे कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। इसका मतलब उस सॉल्यूशन में H+ मजे से घूमेंगे। यदि मैं कह रहा हूं कोई A है जो H+ त्यागता है, त्यागने के बाद वो स्टेबल नहीं है, इसका मतलब वो कोशिश करेगा कि H+ वापस ले, और H+ वापस लेगा तो इसका मतलब सॉल्यूशन अपने आप में इतना अच्छा अम्ल होगा नहीं। इसलिए पहली कंडीशन ये। सेकंड है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, या हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बेस। कॉन्जुगेटेड बेस मतलब अम्ल का जो सहयुग्मी होता है वो अपने आप में क्षार होता है। यदि पर्टिकुलर अपने एक कंपाउंड रहते हैं उसमें H+ त्यागने के बाद जो अपने आप में एक स्ट्रक्चर बनती है उसे हम मोस्टली बोलते हैं कि अम्ल का सहयुग्मी या कॉन्जुगेटेड बेस।
अब सर अपन चलो आपने के की भी यहाँ पे बता दिया कि हमें कुछ पर्टिकुलर नंबर्स दिए हुए होंगे, हम अम्लीता या क्षारीयता ज्ञात कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई और फंडा है? हाँ है फंडा। अम्लीय सामर्थ्य मतलब के, और के समानुपाती होती है -m -i, और व्युत्क्रमानुपाती होती है +m +i और हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी अम्लीता ज्ञात करने के लिए आप Ka और Pk के अलावा ये फंडा लगाओगे। सीधी बात है, कोई भी स्ट्रक्चर दी हुई है, क्या उसमें मेसोमेरिक इफेक्ट या अनुनाद हो रहा है? तो हो रहा, कौन सा हो रहा? -m या +m। फिर देखो क्या उसमें इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो लग रहा है, तो कौन सा लग रहा है? -i या +i। तो माइनस वाले हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो तगड़ा अम्ल होगा। आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेन के घटते क्रम में हमें इन तीनों को सजाना है, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेन किसकी है, फिर कम और कम किसकी है। चलो सोल्व करो, क्या आंसर जाएगा? ट्राई करो, ट्राई ट्राई ट्राई, क्या आंसर जाएगा? कोशिश करो, जवाब दिया करो, जवाब दिया करो। चलो आ जाओ, सिंपली अपने समझते, मैं फंडा आपको सिखा देता हूं कैसे सोल्व करना। ये स्ट्रक्चर वैसे अपने आप में फिनोल है। यदि मैं इसकी एसिडिक स्ट्रेन की बात करूं, सिंपली बात, एसिड क्या होता है, अम्ल क्या होता है? जो H+ त्यागे, इसने अपने से H+ निकाल दिया, पीछे स्ट्रक्चर क्या बनी? ये वाली अपने पास, हाँ या ना, और इसके ऊपर आएगा नेगेटिव। अब देखो सिंपली, अभी मैंने फंडा सिखाया था, एसिडिक स्ट्रेन समानुपाती होती है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। इसने H+ त्यागा और एनायन बना, यानी नेगेटिव एनायन बना। क्या वो अपने आप में स्टेबल है? स्टेबल कब होगा? जिसमें रेजोनेंस तगड़ा होता, जिसमें अपने आप में इंडक्टिव इफेक्ट वाली चीजें अब तगड़ी लगती, वो तो स्टेबल है, हाँ या ना। अब सिंपली बात है, इसने H+ त्यागा, जो एनायन बना, क्या वो स्टेबल है? हाँ सर स्टेबल है। देखो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, फिर ये ऐसे करके रेजोनेंस कर रहा है, ये अपने आप में स्टेबल है। चलो पहली कंडीशन। सेकेंडली अपन बोलते हैं, हमने इस स्ट्रक्चर में हमने अपने आप में एक H+ निकाल दिया। तो सर देखो H+ निकाल दिया, इसमें ऐसे निकाला था और इसमें हम यहाँ से ऐसे निकाल रहे। सर H+ निकाल दिया, पीछे क्या बचा? पीछे सर ऐसी स्ट्रक्चर बचे, CH2O नेगेटिव। क्या इसमें रेजोनेंस नाम की कोई चीज हो रही है? सर नहीं हो रही। इसमें कैसे हो रही है? इसमें ऐसे हो रही है सर, देखो पाई के एकांतर में नेगेटिव है, हाँ होगा। क्या इसमें पाई के एक अंतर में नेगेटिव है या एक के अंतर में नेगेटिव है? थोड़ा दूर है, इसका मतलब इसमें रेजोनेंस नाम की कोई चीज नहीं हो रही है। इसका मतलब इन दोनों से तुलनात्मक ये ज्यादा स्थायी है, ये ज्यादा स्थायी, इसका मतलब इन दोनों में तुलनात्मक ये अच्छा अम्ल है। अब चलो थर्ड पे आते हैं। अब इसमें हम H+ निकालते हैं। चलो -H+ निकाल दिया, यहाँ से हमने H+ निकाल दिया। H+ निकालने के बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर बची वो ये बची, O नेगेटिव और यहाँ पे NO2, हाँ या ना। अब ये स्ट्रक्चर क्या अपने आप में स्टेबल है? हाँ सर स्टेबल है। एकांतर में पाई है तो ये वाला बंद अपने आप में आएगा यहाँ पर, ये वाला उठ के यहाँ पर फिर घूमता रहेगा, स्टेबल है। बाकी बगल में इसके जुड़ा हुआ NO2 अपने आप में एक क्रियात्मक समूह, इसका मतलब इसका -i भी लगेगा। NO2 अपने आप में यहाँ पर देखें तो इस साइकिल से अपने आप में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखो ये यहाँ पे आएगा, नेगेटिव यहाँ होगा तो ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ आएगा। इसका मतलब -i के साथ साथ इसमें -m भी लग रहा है। हम तुलनात्मक इन तीनों को देखें तो इन तीनों में सबसे अच्छा अम्ल ये है। क्यों अम्ल? सर देखो जो एनायन बना है वो अपने आप में स्टेबल है, रेजोनेंस हो रहा है, तो सर इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें हो नहीं रहा है, ये तो पीछे रहेगा। दोनों में हो रहा है इक्वल चीज, लेकिन जो साइड में NO2 जुड़ा हुआ है उसका अपने आप में -i भी लग रहा है, -m भी लग रहा है। और मैंने अभी आपको सिखाया था एसिडिक स्ट्रेन अपने आप में -m या -i के समानुपाती होती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा अम्ल थर्ड है, सबसे तगड़ा एसिड है वो क्या? थर्ड है। फिर है फर्स्ट, फिर है सेकंड। मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट उनके अच्छे, तो वो यहाँ पे सोच रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे? सर देखो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये H+ आसानी से त्याग नहीं पाएगा। अरे हाँ या ना, कुछ सोच रहे होंगे। अब आपको कंफ्यूज होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें
ऑर्थो मेटा पेरा, ये चीज़ें हम देते हैं कंपेरेटिव एक जैसे कंपाउंड हो उसमें। हालांकि यहाँ पर ये H प्लस त्याग देता है, त्याग देने के बाद रेजोनेंस नाम की चीज़ें होती रहती हैं। बाकी ये ध्यान देना है कि रेजोनेंस नाम की जो चीज़ है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तगड़ी होती है। कुछ बच्चे ऐसे जो कंफ्यूज होंगे, जो पहली बार पढ़ रहे, जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया वही सीखो। कुछ ऐसे होते होंगे जो समझ रहे होंगे, सर देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन देगा ही नहीं तो अपने आप में कैसे तगड़ा अम्ल होगा। ये चीज़ें हम देखते हैं ऑर्थो मेटा पेरा जो नाइट्रोफिनोल होता है उनमें हम कंपेरेबल एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैं समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ पैदा नहीं करनी है। चलो आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अपने आप में जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें अल्फा 1 कार्बन, अल्फा 2 कार्बन और अल्फा 3 कार्बन में तुलनात्मक देखना है कि अपने आप में कौन ज़्यादा अम्लीय है। क्या अल्फा 1 ज़्यादा अम्लीय है अल्फा 2 से, या अल्फा 3 ज़्यादा अम्लीय है अल्फा 1 से। ये तुलनात्मक हमें चीज़ें देखनी है। अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, क्या भरोसा ऐसा पूछा ही जाए, एक तारा लगा दो। चलो ट्राई करो, जिसके कंसेप्ट अच्छे तो कोशिश करो आंसर निकालने की, न है तो मैं समझा ही दूंगा। चलो मैं समझा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में यहाँ एसिडिक स्टेन से रिलेटेड हमेशा आप पहले H प्लस निकाला करो। H प्लस निकालने के बाद जो एनायन बचेगा वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी अम्लीय सामर्थ्य उतनी ज्यादा होगी, हाँ या ना। चलो अपन निकालते हैं। मैं सबसे पहले अल्फा 1 से निकाल रहा हूँ हाइड्रोजन, माइनस H प्लस निकाल दिया, यानी प्रोटॉन को हमने बाहर निकाल दिया। पीछे स्ट्रक्चर क्या बचेगी, तो सर सिंपली बात है, जैसे आपने निकाला पहले से, पहले में ऐसा बचेगा CH2 नेगेटिव, फिर C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3, हाँ या ना, यही बचेगा। अब मैं क्या करता हूं, अल्फा 2 से हाइड्रोजन निकाल रहा हूं। चलो निकाल देता हूं। मैंने अल्फा 2 से हाइड्रोजन निकाला, वो मैं कैसे निकालूंगा, अल्फा 1 का वैसा वैसा रहने दिया, C डबल बॉन्ड O, अल्फा 2 से मैंने हाइड्रोजन निकाला। मैंने जैसे निकाला तो ये स्ट्रक्चर बची ऐसे, फिर डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर CH3, हाँ या ना। मैं हाइड्रोजन, आप ऐसे मत सोचो सर इसमें तो निकाल दिया, ये कैसे निकाल, आपने जोड़ा नहीं, मैं तुलनात्मक देख रहा हूँ। पहला मैंने आइडिया ये लगाया कि मैं अल्फा 1 से निकालने के बाद स्ट्रक्चर कैसी बचती है, ऐसी बचती है। अल्फा 2 से निकाला स्ट्रक्चर कैसी बचती है, ऐसी बचती है। ज़्यादा दिमाग नहीं भगाना, आप ज़्यादा भगा ले। तो अब थर्ड नंबर में क्या कर रहा हूँ, अल्फा 3 से निकाल रहा हूँ हाइड्रोजन। चलो निकाल देते हैं। तो अल्फा 1 वाला वो तो सेम एज C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH नेगेटिव और CH3, हाँ या ना, ऐसा ही बचेगा। अल्फा 1 से हाइड्रोजन निकाला, अल्फा 2 से निकाला, अल्फा 3 से निकाला, निकालने के बाद हमारे पास स्ट्रक्चर AC बची। अब हम इनकी तुलना करें, चलो करें। किस तुलना करते, सीधी बात है, प्रोटॉन निकालने के बाद जो जितना ज्यादा एनायन स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा अम्ल होगा। चलो पहली स्ट्रक्चर देखते, क्या इस एनायन में कुछ न कुछ है, हाँ बहुत कुछ है सर। देखो ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ आएगा, यानी रेजोनेंस हो रहा है। चलो बढ़िया। क्या इसमें हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। ये वाला इधर भी जा सकता है, ये वाला इधर भी जा सकता है, तो ये इधर आ सकता है। सर क्या भरोसा, इसका मन हो तो ये इधर भी आ जाए, तो ये इधर आ रहा है, हो सकता है, हाँ है ना। सर इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें एक साइड हो रहा है, इसमें तो दो साइड हो रहा है। वेरी गुड। क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, सर हो रहा है रेजोनेंस, इसमें ऐसे और ऐसे। अब सर आपने बोला जो जितना ज्यादा स्थायी होगा वो अपने आप में उतना ही अम्ल अच्छा होगा। सर इसमें एक साइड रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी एक साइड रेजोनेंस हो रहा है, इसमें दो साइड रेजोनेंस हो रहा है। इसका मतलब सर सेकंड वाला तगड़ा अम्ल होगा, तो सेकंड वाले को हमने रखा आगे, हाँ या ना, तगड़ा अम्ल होगा। लेकिन सर फर्स्ट और थर्ड में तो एक एक साइड ही हो रहा है। अब इसमें तगड़ा अम्ल कौन सा है, इसका मतलब सर दोनों बराबर होंगे, ना 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 ना। तो सर क्या होगा, चलो आते अपन समझते हैं। अब देखो, अब कैसे देखना है, जहां से रेजोनेंस हो रहा है, जहां से रेजोनेंस हो रहा है, एक साइड देखो ये अपने आप में ऐसी सर्कल है, ये भी इसके जैसी सिमिलर सर्कल है, लेकिन बाकी देखो आप इस साइड एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है और इसके इस साइड कोई भी ऐसा
समूह नहीं जुड़ा हुआ है। और CH3 समूह अपने आप में एक एल्किल समूह, और एल्किल समूह का लगता है प्लस आई प्रभाव। क्या लगता है? प्लस आई प्रभाव। और प्लस आई प्रभाव अम्लीय सामर्थ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब सर ये वाला पीछे आएगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा अम्लीय सामर्थ्य सेकंड वाले की, सेकंड वाले का मतलब अल्फा 2 की, उसके बाद अम्लीय सामर्थ्य होगी पहले वाले की, पहले वाला मतलब अल्फा 1 की, और सबसे कम अम्लीय सामर्थ्य होगी तीसरे वाले की यानी अल्फा 3 की। इसका मतलब तगड़ा अम्ल है अल्फा 2, फिर अल्फा 1 और अल्फा 3। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 2 क्यों है? क्योंकि दोनों साइड रेजोनेंस कर रहा है, दोनों साइड रेजोनेंस करेगा तो ज्यादा स्थायी होगा। सर इन दोनों में हम कंफ्यूजन में थे, लेकिन इस साइड एक CH3 जो प्लस आई प्रभाव वाला एक समूह जुड़ा हुआ है, जिसके कारण अम्लीय सामर्थ्य कम हो जाएगी, इसका नहीं पीछे आ जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन था, मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अरे हाँ या ना? वेरी गुड वेरी गुड। आएगा या आएगा? समझ में आ तो रहा है? अरे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि तुम समझ रहे हो। अब ऐसा मत बोलना कि सर आप पढ़ा रहे इसलिए आ रहा समझ में। अरे मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए समझ में आए ना आए, लेकिन आप 100% कंसंट्रेट होकर सीखने की कोशिश कर रहे हो तो आपको चीज़ें समझ में आ रही है। मैं पहले भी बोलता था, अब भी बोल रहा हूँ, मेरी क्लासों को आप एज इट इज़ मूवी की जैसा लिया करो। आप बस ऐसे बैठा करो कि सर जी की क्लास आएगी या भाई जी की क्लास आएगी, अपन आधा घंटा 40-45 मिनट मज़े से देखें, थोड़ा बहुत टाइम पास भी हो जाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। मैं बाकायदा वही चीज़ें करवाऊंगा जो आपकी पूछी जाती है, जिसके क्वेश्चन पूछे गए हैं लैब असिस्टेंट में, और कोशिश मेरी हर बार यही रहेगी कि मैं आपको फंडे सिखाऊं। बाकी एक दो और चीज़ें बच्चे बोलते हैं सर आप रेगुलर नहीं आते। इस बार 2 दिन क्लास मिस होने का रीज़न ये है कि कुछ शादियाँ थी, शादियाँ अटेंड की, उसके बाद भाई जी मेरे गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या? फूड पॉइजनिंग हो गई। तो 2 दिन हालत थोड़ी डिसमिस थी, अब ट्रीट करवाया, बढ़िया हूँ। तो आशा करता हूँ आगे से ऐसी कोई घटना न हो जिसके कारण मैं रेगुलर ना आ पाऊँ। अब मैं 100% वादा नहीं करूँगा कि हाँ आज से मैं 100% रेगुलर आऊँगा, कोशिश पूरी करूँगा रेगुलर की। और अपन टाइमिंग थोड़ा चेंज करते हैं, क्लास से आज वाली और आज के बाद वाली क्लास जो भी है वो शाम को रखते हैं 5:30-6 बजे के बीच, ठीक है। 8:30 क्या लेट हो जाता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम उस समय खाना खाने चले जाते हैं, वो है, हालांकि बाद में देख सकते हो, लेकिन जो प्रीमियम में या जो अपन एक लाइव सेशन के अनुरूप देखें तो वो मज़ा होता है क्लास देखने का, क्योंकि नीचे कमेंट भी कर लेते हैं। कुछ क्या बोलूँ, बढ़िया पढ़ो, मेहनत करो। बाकी समझ में आया? वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। करते हैं यहाँ पर 3 अपने आप में कार्बनिक यौगिक दिए हुए जो अपने आप में एसिड है, अम्ल है। इनको हमें एसिडिक स्ट्रेन की घटते क्रम में सजाना है। चलो क्या आंसर जाएगा, ट्राई करो आप, क्या आंसर जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूँ अधिकांश बच्चों ने 15-20 सेकेंड में किया होगा। क्या जाएगा? वेरी गुड, सिंपली बात है सर। देखो पहले की हम बात करें तो COOH, COOH, COOH तीनों में कॉमन है, हाँ या ना। अब हम तुलना करेंगे साइड में जो समूह बचे हुए इसमें, सीधी बात है COOH ये अपने आप में H+ त्यागेगा, बाद में बढ़ेगा कार्बेनाइन, ये भी त्यागेगा, ये भी त्यागेगा। अब तुलनात्मक देखिए तो COOH के बगल में जुड़ा हुआ है CH3, इसका लग रहा है प्लस आई प्रभाव। इस COOH के बगल में लिखा हुआ है H का ना तो प्लस आई होता है ना ही माइनस आई होता है, ठीक है। बाकी इसकी बात करें तो इसके बगल में एक लंबा चौड़ा एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका प्लस आई प्रभाव लगेगा। अब सिंपली बात है, प्लस आई प्रभाव अम्लीय सामर्थ्य की व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इसमें प्लस आई लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें कुछ नहीं लग रहा है। इसका मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा अम्लीय है सेकंड वाला। कौन सा है? सेकंड वाला। अब बाकी इन दोनों की तुलना करें, इसमें एक CH3 इसका प्लस आई लग रहा है, इसमें एक बड़ा समूह है, इसका मतलब ज्यादा प्लस आई लगेगा। इसका मतलब ज्यादा प्लस आई जिसका होगा वो पीछे आएगा, सेकेंड के बाद आएगा फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद आएगा थर्ड। आया समझ? वेरी गुड। चलो आगे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, आशा करता हूं ये आप राइट कर लोगे। क्वेश्चन क्या है? एक एसिड है, एक वाटर है, एक एल्कोहल है, एक अपने आप में एल्कीन है, सॉरी एल्काइन है। इनको तुलनात्मक अम्लीय सामर्थ्य के अनुसार सजाना है कि सबसे ज्यादा किसकी है, कम किसकी है, कम किसकी है और कम किसकी है। अच्छा क्वेश्चन, क्या आंसर जाएगा? क्या जाएगा? अरे ट्राई तो करो। वेरी गुड। चलो आशा करता हूँ अधिकांश का राइट होगा। पहली चीज हमेशा ध्यान रखा करो, अम्ल जो एसिड है कार्बोक्सिलिक अम्ल दूसरे, ये अपने आप में एक तगड़े अम्ल होते हैं। ऑल ओवर अपन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, लेकिन तुलनात्मक अपन देखें वो कैसे, वो भी देख लेते। सिंपली बात है, ये है RC डबल बॉन्ड OOH,
ऐसा होता है। इसने H त्यागा, अम्ल क्या होता है H+ त्यागता है। H त्यागने के बाद जो कार्ब एनायन या कार्ब रेनायन बना वो रेजोनेंस कर रहा है, इसका मतलब स्टेबल है ना। सेकेंडली हम वाटर की बात करें, वाटर ने त्यागा H+ तो ये स्ट्रक्चर बनी, एल्कोहल ने H+ त्यागा तो ये स्ट्रक्चर बनी, इसने अपने आप में H+ त्यागा तो ये स्ट्रक्चर बनी, है ना। इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नाम की कोई चीज़ नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, है नहीं। इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब इन चारों में सबसे तगड़ा अम्ल ये होगा। हालांकि आप में से कुछ सोच रहे होंगे सर इसका R आ गया, RL के समय इसका +I लग रहा है, लेकिन I और M मैंने पहले भी बताया, यदि मीजोमेरिक, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन तीनों आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा किसकी चलेगी, मीजोमेरिक इफेक्ट की, यानी अनुनाद की, रेजोनेंस की। और रेजोनेंस इस चीज को ढक लेता है, ज्यादा दिमाग नहीं भगाना। कुछ बच्चे भगाते सर इसका +I लग जाएगा, वो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब ये सबसे अच्छा अम्ल है। अब बात करें इन दोनों की, अब पता बच्चे क्या कहाँ कन्फ्यूज होते हैं। यदि आपको डायरेक्ट पूछा जाए 90% बच्चे गलत जवाब देते हैं। एल्कोहल वह जल में अच्छा अम्ल कौन सा है, एल्कोहल या मदिरा जो भी आप मानो, एल्कोहल वो वाटर में अच्छा अम्ल कौन सा, और 90% नहीं बल्कि 99% बच्चे यही आंसर देते हैं सर एल्कोहल एक अच्छा अम्ल है तुलनात्मक जल से, हाँ ना। अरे यही तो देंगे, कुछ तो फंडे लगा दे एल्कोहल अम्ल है सर, को खट्टा खट्टा कुछ पीते करते वैसा कुछ होता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। आप यहाँ पे आओ, अपन उसके अनुसार समझते कैसे। सिंपली बात सर, HOH वाटर, ROH एक एसिड, सॉरी एल्कोहल, एसिड तो वो था, ये क्या एल्कोहल हमने H+ त्यागा, पीछे ये स्ट्रक्चर बची, इसमें ये बची, ना तो रेजोनेंस इसमें हो रहा है ना इसमें हो रहा है। अब देखो ये O नेगेटिव दोनों में सिमिलर, यहाँ पे H है यहाँ पे R है, H का कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, ना +I लग रहा है ना -I लग रहा है, लेकिन R का क्या लग रहा है, +I लग रहा है, हाँ है ना। और +I जिसमें लग रहा है, और हम अम्लीय सामर्थ्य की बात कर रहे हैं, तो अम्लीय सामर्थ्य +I के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब इन दोनों में तुलनात्मक अच्छा अम्ल कौन सा है, ये वाला। और भाई जी ध्यान रखियो, अधिकांश गलत करके आते हैं, अम्ल और वाटर की बात तुलनात्मक की जाए तो वाटर एक अच्छा एसिड होता है, अम्ल होता है, संभव एल्कोहल से, हाँ है ना। चलो वेरी गुड। अब अपने यहाँ देखते, अब सीधी बात, इसमें क्या देखने लायक कुछ है ही नहीं, या तो ऑक्सीजन आगे, अधिक विद्युत ऋणी वाले तत्व आगे, ऐसा इसमें कुछ है नहीं। तो अपन ऑल ओवर देखें तो सबसे तगड़ा अम्ल ये है, फिर ये है, बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज होते, फिर ये है, आया समझ में, वेरी गुड। बाकी इसकी बात करें, कभी कभार एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे भी मैं समझा देता हूँ एक क्वेश्चन। चलो इसको साफ करता हूँ, कहाँ गया ये अच्छा क्वेश्चन, मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक समझा देता हूँ। यहाँ पे कैसे आपको ये पूछा जाता है कि अपने पास एक है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक अपने आवास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक है CH3 और CH3। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि इन तीनों में प्रबल अम्ल कौन है, इन तीनों में प्रबल अम्ल कौन है। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, आपको इनका संकरण देखना है। इसका संकरण है Sp, इसका है Sp2, इसका है Sp3, और जिसमें S कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं उस कार्बन की विद्युत ऋणता या उस बॉन्ड की ऑल ओवर EN देखे वो अपने आप में तगड़ी होती है। S कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं। S कैसे सर, Sp एक S है एक P है, तो तुलनात्मक देखे तो 50 इसका 50 इसका, हाँ या ना। इसमें Sp2 है, Sp2P ज़्यादा है, इसका मतलब 66 इसका 33 इसका, हाँ या ना। और इसकी बात करें Sp3, इसका मतलब 75 इसका और 25 इसका, यही होगा। ये 3 है, ये 1 है। इसका मतलब जिसमें S कैरेक्टर ज़्यादा होंगे उसकी EN भी ज़्यादा होती है, उसकी अम्लीय सामर्थ्य भी ज़्यादा होती है, इसका मतलब इसकी ज़्यादा होगी। और इसको भी तुलनात्मक ऐसे दिखा जाता है कि हम यदि यहाँ से H+ त्यागे और Sp कार्बन वाले के ऊपर नेगेटिव आए तो उसकी EN अपने आप में 3.25 होती है। Sp2 के ऊपर वाला जो नेगेटिव आए उसकी EN अपने आप में होती है 2.75। कितनी होती है, 2.75। तो तुलनात्मक देखिए इसकी EN ज़्यादा है, इसकी कम है, तो ये अपने आप में एक अच्छा अम्ल है। अरे समझ में आ रहा है, तो ये भी पूछा जा सकता है। चलो आज के लिए इतना खूब है, मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। कल हम क्षारीय सामर्थ्य के रिलेटेड पढ़ेंगे, बाकी बढ़िया पढ़ो। समय वैसे बहुत कम रहा है, कुछ बच्चे ये सोच रहे कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी,
तो वर्तमान हालात देखिए कुछ नहीं, लेकिन एक चीज़ आ रही है कि कोविड के केस बाकायदा बढ़ रहे हैं। तो आपसे भी अनुरोध करूंगा कि जहां पर आप पढ़ रहे हो शाम को कहीं भी चाय दूसरा पीने के लिए, हालांकि मैं पढ़ता था जब 5-6 बजे थक जाते तो बाहर जाते थे, चलो चाय दूसरी कुछ है नाश्ता पानी करके आते, तो आप जाते हो तो खुद का प्रोटेक्शन बनाए रखो। आप ये कोशिश करो कि मास्क दूसरा पहन के जाओ। वास्तविकता में केस बढ़ रहे, दिल्ली में आए, अब जयपुर में भी शायद पर डे, अब कल परसों आए थे 70 केस आए थे। तो ये केस बढ़ रहे, खुद को भी बचा के रखो। कुछ ज़्यादा खुश हो रहे हैं सर मज़ा आ गया केस बढ़े तो कम से कम एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होगी, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पर्टिकुलर पढ़ रहे। हालांकि देखो अधीनस्थ बोर्ड ने नवंबर 2021 में बोल दिया था कि हम एग्ज़ाम 4 जून को करवाएंगे। इसका मतलब 6-7 महीने पहले उसने बोल दिया था। और अधिकांश बच्चे 6-7 महीने पहले जो साइंस वाला सिलेबस है राजस्थान जीके वाला उन्होंने कवर अप कर लिया। ऐसे है बच्चे मेरे से कनेक्टेड है, लेकिन जो नई चीज़ें जोड़ी उनको लग रहा है कि अब 2 महीने समय हम नई वाली भी तैयार कर लेंगे। तो अधिकांश पब्लिक यही चाहती है कि एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होनी चाहिए, बहुत कम है जो बोलते हैं कि नहीं होनी चाहिए। बाकी देखते हैं, अपनी अपनी किस्मत है। जहाँ संभव मैं यही कहूँगा कि आप पर डे बढ़िया पढ़ाई करते रहे, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे उतना फ़ायदा है। भाई जी अभी भी कह रहा हूँ 2 महीने का समय, खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री। तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये सोच रहे हो कि हमें जिस कोचिंग वालों ने जो पढ़ाया है, भले ऑनलाइन ऑफलाइन जो पढ़ाया है, हम उनके नोट्स की थ्योरी तैयार कर देंगे और मैदान में या एग्ज़ाम सेंटर में जाके फिजिक्स और केमिस्ट्री में झंडे गाड़ के आ जाएंगे। तो भाई जी कछु भी नहीं होना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री, जहाँ संभव थोड़ी बहुत बायोलॉजी देखे जिसमें हम जेनेटिक पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, वो बंदा राइट करके आएगा जिसने क्वेश्चन प्रैक्टिस की। विथआउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होता। और आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में परफेक्शन चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेटर, आप मार्केट से ला ना पाओ तो अलग बात है, अपने मोबाइल में अपने लैपटॉप में USS एररलेस, अभी भी बोल रहा हूँ USS एररलेस, हालांकि इतनी अंग्रेजी मुझे आती नहीं। एररलेस आप एक बुक आती है, फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है और भाई जी बायोलॉजी की भी है। हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगी तीनों और इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगी। बढ़िया बुक है। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के फंडे USS एररलेस से तैयार किए। हालांकि बायो की भी मैंने अभी देखी, हालांकि 2018 हमारे समय वो थी नहीं। प्ले स्टोर पे, ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, 25-25, 40-40 MB की है। आप वो डाउनलोड करें और टारगेट बनाए कि दिन में मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड कम से कम 50 क्वेश्चन करने हैं। और मैं कह रहा हूँ आप फिजिक्स केमिस्ट्री में फंसोगे नहीं, होंगे क्वेश्चन। अरे फंसते तो टेंशन किस बात की, पीछे 2-4 पेज घुमाना, पीछे आंसर दिया हुआ है और डिस्क्राइब किया हुआ है, फिर सोचो। आप क्वेश्चन, आप गड़बड़ क्या करते, पहली चीज़ें फिजिक्स में मेरे साथ तुम क्या करते, मैं भी करता था, थ्योरी पढ़ ली, अब सोच रहे क्वेश्चन करे नहीं करे, करे नहीं करे, फिर सोचते कि यार नहीं करे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे तो होंगे नहीं, होंगे नहीं तो डिप्रेशन में जाएंगे। और ये मेरे साथ भी होता था। तो इसलिए भाई जी मैदान के सीधी बात है, माथो ओखली में दियो पसे घणमानी भी आदनो, मतलब आपने ओखली के अंदर अपना सर दिया तो ऊपर से जो घण आ रहे हैं उनसे आप डरो मत, दे दिया सो दे दिया आपने। तो आप कोशिश करो। फिजिक्स के आपने उठा ली, पहला क्वेश्चन बन गया, वेरी गुड, मजा आएगा, अरे कितनी एनर्जी आती है पूछे मत। दूसरा बना, फिर हाथ याद आएगा, वाह वेरी गुड, मैं तो होशियार हो गया, मैं भी फिजिक्स का। तीसरा बना और वेरी गुड, चौथा बना और गुड, फिर 5वां 6ठा 7वां ना बना, ऐसी तैसी डिप्रेशन में गए। उठा के मोबाइल था, हालांकि फेंक नहीं सकते क्योंकि टूट जाएगा, क्योंकि आप USS एररलेस अधिकांश बच्चे मोबाइल में डाउनलोड करके रखेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत महंगी आती है, 1000-1200 रुपये की आती है। आप मोबाइल फेंक नहीं पाओगे, फिर भी फेंकोगे गुस्से में, वो कहाँ फेंकोगे, अपनी चारपाई के ऊपर, क्योंकि टूटे ही ना और अपना गुस्सा भी उतर जाए। भाई जी मेरे साथ भी ऐसा होता था, अपने के भी 2-4 बनते थे, फिर नहीं बनते थे। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको 2 बार पढ़ो, फिर कोशिश करो कि क्या फंडा लगेगा, क्या लगेगा। फिर आपने फंडा लगाया फिर भी नहीं बन रहा तो पीछे जाओ, फिर देखो और धैर्य की, यार मैंने तो ये कॉन्सेप्ट लगाया, मेरा मन ये भी बोल रहा था। अब जो पीछे उत्तर डिस्क्राइब किया होगा वो भी मेरा मन बोल रहा था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं। यदि वो वाला पैंतरा अपनाता तो आंसर आ जाता। तो ऐसे ऐसे चीज़ें इंप्रूव होगी।
एक दिन में कुछ नहीं। आप यदि आज से ये चीज़ें अपनाना करोगे तो धीरे 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 बढ़ती बढ़ती आखिरकार जब एग्जाम आएगा तो अधिकांश चीज़ें आपके कवरअप हो जाएगी नंबर ऑफ क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आप डरो मत, फोबिया ना बनाओ फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड, खास करके नंबर ऑफ क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, और प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस करो। बेटर बुक है जो मैंने आपको बताई है, शायद हद तक ना के बराबर एरर है। मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री भाई जी इसने बढ़िया किया। अब आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो सब बढ़िया है, जो भी कोचिंग संस्थान वाले पढ़ा वो अपने आप में ग्रेट है, बढ़िया है। बाकी पढ़ो, अपन आते रहेंगे मूवी लेके। मैंने पहले बोला मेरी क्लास को एज इट इज़ मूवी देखा करो, तो अपन लाते रहेंगे मूवी। पढ़ो, पॉजिटिव रहो, कचरा पालो मत, पढ़ो 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 और अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखो। गुड लक।